अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से PHP फॉर बिगिनर्स के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस PHP के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम MySQLi को इस्तेमाल करते हुए प्रीपेड स्टेटमेंट्स के बारे में सीखेंगे कि MySQLi के अंदर प्रीपेड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं और इनको इस्तेमाल करने का हमें क्या फ़ायदा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस PHP के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, प्रीपेड स्टेटमेंट्स की ज़रूरत क्यों? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि प्रीपेड स्टेटमेंट्स की हमें ज़रूरत क्यों है, जबकि हम जो है वो ऑलरेडी लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखा कि हम क्यूरी मेथड को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ MySQLi के थ्रू बल्कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में न्यू MySQLi से भी रिकॉर्ड को डाटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, CRUD के तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन सबसे पहला ये आता है कि व्हाई वी नीड टू यूज प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट्स इन PHP और स्पेशली इन MySQLi। तो इसका सिंपल जो आंसर है वो ये है कि MySQL की डाटाबेस को हैकिंग से बचाने के लिए SQL इंजेक्शन एक टर्म यूज की जाती है, क्योंकि हम जो MySQL होती है कमांड्स वो मल्टीपल रन कर सकते हैं एक क्यूरी के अंदर। मतलब एक ही क्यूरी हो, एक ही MySQL क्यूरी हो फंक्शन और उसके अंदर सेमी कॉलन से सेपरेट करके हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स रन कर सकते हैं। मतलब एक ही स्टेटमेंट में हम डाटाबेस क्रिएट करें, एक ही स्टेटमेंट में हम टेबल क्रिएट करें उसी डाटाबेस के अंदर, एक ही स्टेटमेंट में उस रिकॉर्ड इंसर्ट करें उस टेबल के अंदर, एक ही स्टेटमेंट में उस रिकॉर्ड्स को फेच भी करें और उसके बाद अपडेट करें, डिलीट, एक ही स्टेटमेंट में। और इन तमाम स्टेटमेंट्स को हम सेमी कॉलन से सेपरेट करके लिख सकते हैं और जब वो SQL क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो वो तमाम की तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी। तो इस सिनारियो में ये हो सकता है कि आपके जो भी आपने फॉर्म्स वगैरह क्रिएट किए हैं अपने वेबसाइट में या वेब ऐप में यूजिंग MySQLi इन PHP, तो उसमें क्या हो सकता है कि कोई यूजर MySQL की क्यूरी एग्जीक्यूट कर दे, आपके इनपुट उससे ले रहे हो तो उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो कोई ऐसी क्यूरी जनरेट कर दे जिसकी मदद से आपका जो डाटाबेस है या आपके जो टेबल्स हैं वो हैक हो जाए और उस यूजर को उसके अंदर एक्सेस मिल जाए। तो इसको कहा जाता है SQL इंजेक्शन। मतलब आप एक क्यूरी नहीं रन करना चाह रहे लेकिन यूजर को चूंकि आपने फॉर्म दिया हुआ है और उसमें वो इनपुट दे रहा है और वो इनपुट समहाउ या तो डाटाबेस में जाके अपडेट होगी या डाटाबेस से कोई रिकॉर्ड सर्च करेगी या फिर वो कोई रिकॉर्ड न्यू इंसर्ट करेगी। सो इन तमाम सिनारियो, इवन अगर वो डिलीट भी कर रही हो कोई रिकॉर्ड, इन तमाम सिनारियों में वो यूजर क्या करेगा, सिंपली एक सेमीकोलन प्रेस उसने करना है और उसके आगे अपनी SQL क्यूरी रन करनी है और वो SQL क्यूरी एज इट इज जाके आपकी डाटाबेस के अंदर रन हो जाएगी। इसकी मैं यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पोस्ट का टेबल क्रिएट किया था, तो उसमें हमारे पास यहाँ पर 3 हमने रिकॉर्ड भी इंसर्ट किए थे। ये हमारे पास 3 रिकॉर्ड हैं। तो सपोज मैं रिकॉर्ड नंबर 1 को अगर सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो इसके लिए मैं सिलेक्ट क्यूरी लिखूंगा कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट टेबल वेयर टाइटल इज इक्वल टू दिस, या ID नॉर्मली हम यूज करते हैं, सो ID इज इक्वल टू दिस। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारी जो ID है वो उसके बाद यूजर जो है वो सेमी कॉलन प्रेस करके एक और क्यूरी भी उस इनपुट फॉर्म के थ्रू रन कर सकता है। सो इसको कहा जाता है SQL इंजेक्शन। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए MySQLi के अंदर प्रीपेड स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब प्रीपेड स्टेटमेंट क्या करती है? प्रीपेड स्टेटमेंट जो भी आप पैरामीटर्स अपनी SQL क्यूरी को देना चाह रहे हैं, इंसर्ट की सूरत में, अपडेट की सूरत में, डिलीट की सूरत में या सिलेक्ट की सूरत में, तो उसको आप बाकायदा सैनिटाइज कर सकते हैं। मतलब चेक कर सकते हैं कि आया वो जो इनपुट आ रही है यूजर से वो सेम वही इनपुट है जो हम रिक्वायर्ड कर रहे हैं, अदरवाइज हम उसको एक एरर की सूरत में जो है वो रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। सो दैट इज द सिनारियो ऑफ यूजिंग प्रीपेड स्टेटमेंट्स इन MySQLi। अब इसको आप दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं, इधर प्रोसीजरल वे या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में। तो अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रीपेड स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं इन PHP यूजिंग MySQLi। तो यहाँ पर मैं सबलाइन टेक्स्ट में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैंने प्रीवियस सारे कोड को कमेंट कर दिया है और हम सिर्फ एक ही चीज देखेंगे किस तरीके से हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। तो सेम उसी तरीके से हम अपडेट और डिलीट भी करते हैं रिकॉर्ड को यूजिंग प्रीपेयर। तो सबसे पहले हमें कनेक्शन क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू MySQLi और उसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे लोकल होस्ट, फिर उसके बाद यूजर नेम जो डाटाबेस का यूजर है उसका पासवर्ड
और फिर हमने यहाँ पर डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया। सो इफ़, अब यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि इफ़ माई कनेक्ट ERR नंबर, ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कनेक्ट एरर नंबर को यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर एको करते हैं फेल्ड टू कनेक्ट विद डेटाबेस, और यहाँ पर फिर हम कनेक्ट एरर इस तरीके से उसको डिस्प्ले करवा लेते हैं, और यहाँ पर हम डाई भी कर देते हैं इसको। और मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ, मैं एरर रिपोर्टिंग को भी ऑल कर देता हूँ कि अगर कोई भी एरर वगैरह आए तो हमें स्क्रीन पर नज़र आ जाए। ये डेवलपमेंट में जो है ER लाजमी करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ होता है कि आप इसको ज़ीरो करते हैं जब आप जाते हैं लाइव साइट पर। ओके हो गया। तो यहाँ पर जो प्रिपेयर स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है कि एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर फिर हम कनेक्शन से प्रिपेयर, जिस तरीके से हमने क्यूरी फंक्शन यूज़ किया था लास्ट वीडियो में, उसी तरीके से हम प्रिपेयर को भी यूज़ करेंगे और सेम वैल्यूज़ हम यहाँ पर देंगे। और उसके बाद हम इसके कॉलम्स नेम देंगे, तो हमारे पास टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद हम वैल्यूज़ देंगे, और वैल्यूज़ में हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क। सो इट मीन्स अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी बल्कि एक स्टेटमेंट हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगी, और उसके बाद ये दो वैल्यूज हमने इसको पास करनी है। सो दोनों वैल्यू को मेक श्योर कीजिए कि आप इसको बाय वैल्यू पास करें, नॉट बाय रेफरेंस। मतलब आप डायरेक्ट स्ट्रिंग वगैरह इसके बाइंड पैराम्स में पास नहीं कर सकते। सो पैराम 1 में करूँगा STMT बाइंड पैराम, और इसके अंदर जो सबसे पहला पैरामीटर होता है कि टाइप ऑफ वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग देंगे, और यहाँ पर सबसे पहले हमें दो वेरिएबल लेने होंगे, एक का नाम होगा टाइटल, और मैं यहाँ इसको दे देता हूँ post 4, और दूसरा होगा इसका डिस्क्रिप्शन, और इसमें लिखेंगे दिस इज डिस्क्रिप्शन फॉर post 04। ये जस्ट हमने रेफरेंस के लिए लिखा। फिर उसके बाद हम टाइटल लिखेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप post 04 नहीं लिख सकते, ये ध्यान में रखिएगा कि जब बाइंड पैराम करेंगे तो दैट बाइंड पैराम मस्ट बी कमिंग फ्रॉम अ वेरिएबल, तो इसलिए यहाँ पर हमने टाइटल को इस तरीके से लिखा। उसके बाद पैराम 2 लिखेंगे इज इक्वल टू STMT, और इसके साथ भी हम इसी तरीके से बाइंड पैराम करेंगे, और ये भी स्ट्रिंग है हमारे पास। तो ये चार होते हैं हमारे पास टाइप्स, एक स्ट्रिंग है, इंटीजर है, डबल है और बूलियन है। सो S फॉर स्ट्रिंग, I फॉर इंटीजर, D फॉर डबल और B फॉर बूलियन है अगर आप जो वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं। सो डिस्क्रिप्शन आगे, उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली करेंगे इसको एग्जीक्यूट। सो रिजल्ट इज इक्वल टू STMT एग्जीक्यूट, और उसके बाद हम STMT को क्लोज कर देंगे, यहाँ पर एरो हेड यूज करना है। सो ये तरीका होता है प्रिपेयर स्टेटमेंट का। अब यहाँ पर आप अपडेट यूज कर सकते हैं, इस जगह पर सिलेक्ट क्यूरी यूज कर सकते हैं, डिलीट क्यूरी, कोई भी क्यूरी, ज्वाइंस वगैरह, वेयर क्लॉज, डिस्क्रिप्शन, जो भी क्यूरीज आप रन करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर इसको रन कर देंगे। और जो वैल्यूज होंगी उनके साथ हमेशा आप क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, या अगर आप सिलेक्ट यूज कर रहे हैं और यहाँ पर आपने लिखा है वेयर कॉलम नेम, कॉलम इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और फिर उस कॉलम को आप पास करेंगे यूजिंग अ वेरिएबल। तो ये हमारे पास है, हमने सक्सेसफुली एक इंसर्ट क्यूरी क्रिएट कर लिया यूजिंग प्रिपेयर। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, तो ये कह रहा है कि MySQL STMT बाइंड पैराम नंबर ऑफ वेरिएबल डज नॉट मैच नंबर ऑफ पैरामीटर इन प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि दो क्वेश्चन मार्क है, तो ये कह रहा है MySQL एज बाइंड पैराम नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और इसको बाइंड पैराम्स को हम इस तरीके से लिखेंगे, और ये कह रहा है कि डज नॉट मैच द नंबर ऑफ पैरामीटर। अच्छा, एक और काम करते हैं जस्ट टू चेक इट, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पहली वैल्यू हम इस तरीके से इंसर्ट करते हैं, post 04, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और इसको मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ। अब एक ही क्वेश्चन मार्क है हमारे पास और एक ही हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। लेट्स सी अब क्या ये वाला नंबर ऑफ वेरिएबल एरर देता है, तो कोई एरर नहीं आया। सो इसको चेक करते हैं हम डेटाबेस के अंदर जाके और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए
पोस्ट 04 इंसर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर उसने जो प्रॉब्लम क्रिएट की है वो ये प्रॉब्लम है कि ये इसको यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क दिया है, तो बाइंड पैराम्स को हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। यहाँ पर पैराम 1 है, यहाँ पर फिर उसके बाद पैराम बाइंड पैराम 2 है। सो इट मीन्स हम अगर यहाँ पर इसको इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते तो फिर दो बाइंड किस तरीके से, हम मल्टीपल बाइंड किस तरह पैराम्स को चेक करेंगे। सो इसके लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कैसे हम मल्टीपल वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो एरर आ रहा है इसको फिक्स करने का तरीका ये है, माय मिस्टेक, कि यहाँ पर आप मल्टीपल बाइंड पैराम्स नहीं देंगे बल्कि एक ही बाइंड पैराम देंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, आई एम श्योर डिस्क्रिप्शन ठीक है, और इसको यहाँ पर जितने भी आपने पैरामीटर पास करने हैं फर्स्ट पैरामीटर के बाद उतने ही डाटा टाइप्स आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, चाहे वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, डबल है या बूलियन है। तो इसको सेव करते हैं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब ये जो नंबर ऑफ वेरिएबल डजंट मैच नंबर ऑफ पैरामीटर, ये एरर नहीं आएगा और हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा डाटाबेस के अंदर। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ उसको रिफ्रेश करके, तो ये देखिए पोस्ट 5 जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है। सो जहन में रखने वाली चीज़ ये है कि एक ही बाइंड पैराम हम यूज़ करेंगे और उसके अंदर ही यहाँ पर जितनी भी कॉलम्स हैं, चाहे डिस्क्रिप्शन है, चाहे आप कह लो कि सैलरी है या कोई भी नंबर है यहाँ पर, फिर यहाँ पर ट्रू है, तो अब ये चूंकि स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है और ये हमारे पास या ये डबल है या ये बूलियन है, तो हम यहाँ पर आई लिख सकते हैं और उसके बाद बी लिख सकते हैं। सो SSIB, और जो इनका ऑर्डर होगा उसी में ही आपने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको डिस्क्रिप्शन को यहाँ से उठाकर यहाँ रख देता हूँ तो इट मीन्स पहला जो है वो स्ट्रिंग है, उसके बाद हमारे पास इंटीजर है, उसके बाद फिर स्ट्रिंग है और फिर बूलियन है। और अगर बूलियन को हम यहाँ से उठा के कहीं और रख लें यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ, सो इट मीन्स कि हमें यहाँ पर बूलियन जो है वो सेकंड पोजीशन पे रखना होगा। सो यहाँ पर बूलियन आएगा और यहाँ पर बूलियन नहीं आएगा। सो ये है बाइंड पैराम का तरीका। अब इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप इंसर्ट क्यूरी कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। सो दैट इज अ सिंपल वे ऑफ यूजिंग SQL प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स। सो इसके अलावा हम मल्टीपल इंसर्ट क्यूरीज की बात कर रहे थे कि मल्टीपल वैल्यूज किस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए यहाँ पर हमें कॉमा डालना होगा और अगेन क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पर देंगे और यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं ये 6 है और ये 6 है। उसके बाद क्लोज करने से पहले मैं अगेन इसको कॉपी करता हूँ और इसको STMT को क्लोज नहीं करना आपने, इसके बाद आपने इसको दोबारा रन करना है और उसके बाद दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करना है। इस तरीके से इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसको रन कर दिया और इसको हम 7 कह लेते हैं, 7 कह लेते हैं और इसको भी हम 7 कह देते हैं। अब ये 2 रिकॉर्ड इंसर्ट होने चाहिए डेटाबेस के अंदर, तो रन करते हैं इसको। तो यहाँ पर कह रहा है कैन नॉट पास पैरामीटर, ओह सॉरी माय मिस्टेक, मैं यहाँ पर इसको, अब चूंकि मैं ज़्यादा वैल्यूज़ दे रहा था तो मुझे ये टेबल के अंदर इतनी वैल्यूज़ एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ पर 2 ही मेंशन किए हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, तो इस वजह से ये एरर आया है। ओके, तो मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो कह रहा है नंबर डज नॉट मैच नंबर ऑफ प्रिपेयर स्टेटमेंट लाइन नंबर 47, अगेन ये यही कह रहा है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, टाइटल डिस्क्रिप्शन और इसके बाद वैल्यूज़ है, कॉमा है, उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद फिर वैल्यूज़ हैं। तो इसको यहाँ पर अगर हम रिजल्ट इज इक्वल टू STMT एग्जीक्यूट, और उसके बाद अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, लेट्स सी रिकॉर्ड इंसर्ट होता है 6 वाला या नहीं, क्योंकि 2 पैराम्स ही हैं। ठीक है, रीलोड किया, ऑन लाइन नंबर 47 अभी भी दे रहा है 47 बाइंड पैराम SS, दोनों स्ट्रिंग है, सो दैट्स ट्रू। और यहाँ पर हमारे पास, अच्छा यहाँ पर चूंकि मैंने इसको मल्टीपल वैल्यूज दी हैं इस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको भी हम अगर क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं यहाँ पर, सो हम एक ही स्टेटमेंट में इसको दे सकते हैं। SS लिखा और इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको अनकमेंट करते हैं और उसके बाद इसको टाइटल 1 कह देते हैं और इसको डिस्क्रिप्शन 1 कह देते हैं। सो यहाँ पर फिर हम टाइटल 1 और डिस्क्रिप्शन 1 दे देते हैं।
सो अब ये 4 पैरामीटर्स हैं और 4 ही हम यहाँ पर दे रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या ये 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, पोस्ट 06 और पोस्ट 07। इसको पोस्ट 07 कर देते हैं क्योंकि आई थिंक वो पोस्ट 6 इंसर्ट हो चुकी है। इसको 8 कर देते हैं और इसको भी 8 कर देते हैं। सेव किया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आई थिंक पोस्ट 6 जो है वो इंसर्ट 5 नहीं इंसर्ट नहीं हुई। ओके 6 इसको कर देते हैं और इसको 7 कर देते हैं। अब इंसर्ट करते हैं इसको, डेटाबेस को रीलोड करेंगे। सो कॉल टू अ मेंबर फंक्शन बाइंड प्राइम ऑन bool ऑन लाइन नंबर 49 ऑन bool डिस्क्रिप्शन 1 और पोस्ट 06 है और अनकॉट एरर कॉल टू ऑन लाइन नंबर 49 है। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने इसको टाइटल 1 दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया। सो वैल्यूज bool क्यों कह रहा है? तो हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है। लेट्स सी कि क्या जो है वो एरर है। मेरे ख्याल में हमें अब इसको एक्सेस हो गया और उसके बाद हमें यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करना है। तो दैट्स फाइन, HTMT ठीक है। बाइंड पर हमको ये क्यों कह रहा है कि अनकॉट एरर कॉल टू अ मेंबर फंक्शन बाइंड प्राइम ऑन bool ऑन लाइन नंबर 49 कॉल टू अ मेंबर फंक्शन बाइंड प्राइम ऑन bool। सो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज हैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस तरीके से, और इसके लिए हमें यहाँ से अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ओके सॉरी, आई थिंक मैंने यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाई, आई थिंक ये मिस्टेक थी। तो अब चेक करते हैं इसको। सो अब ठीक हो गया। एक्चुअली मैंने यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाई थी, तो सम टाइम जब आपने जूम इन किया हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। खैर एनीवेज, अब चेक करते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो होपफुली रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका होगा। सो ये देखिए 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपने जितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं यहाँ पर आप उनकी वैल्यू बना लें और फिर उनकी वैल्यू को 1 बाय 1 चाहे तो लूप के थ्रू इंसर्ट कर लें, चाहे जिसके थ्रू भी आप इंसर्ट करना चाहें आप उनकी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द वे ऑफ इंसर्टिंग मल्टीपल रिकॉर्ड इन वन प्रीपेयर स्टेटमेंट। तो जिस तरीके से हमारे पास बाइंड प्राइम का तरीका है कि हम पैराम को बाइंड कर सकते हैं किसी भी वैल्यू के साथ इंसर्ट करते हुए, इसी तरीके से हमारे पास एक बाइंड रिजल्ट के नाम से भी एक तरीका है जिसकी मदद से हम रिजल्ट को सर्टन वेरिएबल्स के साथ बाइंड कर सकते हैं और उसके बाद उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अब सिलेक्ट क्यूरी लिखने लगा हूँ कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट वेयर टाइटल इज इक्वल टू पोस्ट 01। ये मैंने एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखी कि डेटाबेस में से पोस्ट के टेबल में से एक हमें पोस्ट के तमाम रिकॉर्ड दो जिसकी टाइटल जिसका है पोस्ट 01। अब इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा टाइटल इज इक्वल टू नल और डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू नल ताकि वो इनिशियलाइज हो जाए। उसके बाद हम लिखते हैं HTMT बाइंड रिजल्ट, और बाइंड रिजल्ट के अंदर यहाँ पर हम पास कर देते हैं उन दोनों वेरिएबल्स को। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टाइटल और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रिंग में वैल्यूज ना दें बल्कि वेरिएबल्स क्रिएट करें और उन वेरिएबल्स को यहाँ पर बाइंड रिजल्ट के अंदर पास कर दें। फिर उसके बाद अब चूंकि हमने इसको रिकॉर्ड को फेच करना है रादर देन एसक्यूएल इंसर्शन के, तो हम ये वाली स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे बल्कि हम यहाँ पर लिखेंगे वाइल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिजल्ट हम यहाँ पर वार डंप कर लेते हैं HTMT फेच। तो ये हमने वार डंप कर लिया और उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर लिया। अब इसको रन करते हैं। सो यहाँ पर इसने हमें बूलियन फॉल्स रिटर्न किया फेच ने। सो फेच बाइंड रिजल्ट हमने कर दिया, रिजल्ट बाइंड रिजल्ट। उसके बाद हमने
stmt fetch किया और आई थिंक इसमें हमारे पास रिजल्ट ऑल है जिसके ज़रिए हम, और एक तो तरीका ये है, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर वाइल लगाता हूँ, वाइल stmt fetch और यहाँ पर मैं var डंप करूँगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन को। अब इसको रन करते हैं, टेस्ट करते हैं इसको। सो यहाँ पर ना ही कोई हमें एरर मिला और वाइल var डंप टाइटल और हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दिया, सो दैट इज करेक्ट। अब सिलेक्ट एक रो कर रहे हैं, सो यहाँ पर हमारे पास आई थिंक अगर हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड हो तो हम यहाँ पर गेट रिजल्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। और एग्जीक्यूट अगर हम इसको करें और अगर यहाँ पर stmt एग्जीक्यूट और उसके बाद हम इसको फेच करें, सो अब ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया था तो इस वजह से वो हमें रिजल्ट शो नहीं कर रहा था। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट 01, दिस इज पोस्ट 01 डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं विद यूजिंग दिस वेरिएबल्स विच वी हैव बाइंड विद यूजिंग बाइंड रिजल्ट। तो अगर हम यहाँ पर तमाम रिकॉर्ड को फेच करें, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए हमारे पास तमाम की तमाम पोस्ट भी इसी var डंप के थ्रू, एक ही बाइंड रिजल्ट के थ्रू, एक ही एग्जीक्यूट स्टेटमेंट के थ्रू हमारे पास इस टाइटल और डिस्क्रिप्शन के वेरिएबल में उनकी तमाम वैल्यूज आ गई हैं। अब आप इनको जिस तरीके से भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहें तो डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो बाइंड रिजल्ट के बाद हमारे पास गेट रिजल्ट भी है और उसके अलावा हमारे पास अगर मल्टीपल है तो गेट रिजल्ट भी कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद गेट रिजल्ट, अगर हम गेट रिजल्ट stmt पे लगाते हैं तो ये कह रहा है कि नल और नल। सो इट मीन जो गेट रिजल्ट है वो हमें रिजल्ट को फेच करेगा और उसके बाद हमने इसको फेच ऑल की मदद से फेच करना है, राइट। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे गेट रिजल्ट और उसके बाद हम लिखेंगे वाइल बल्कि हम यहाँ पर इसको var डंप कर लेते हैं stmt fetch all। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, सो कॉल टू stmt fetch all ऑन लाइन नंबर। सो ये हमें इसको हमें एक वेरिएबल में सेव करना चाहिए रिजल्ट, फिर रिजल्ट में से हम फेच ऑल करेंगे। सो रिजल्ट इज फेच ऑल, तो अब ठीक होगा। सो अब ये हमें एरे की सूरत में रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है। तो आई थिंक हम यहाँ पर गेट अगर ASSOC करें तो इसके अंदर एसोसिएटिव एरे का नहीं, गेट एसोक नहीं है, गेट रिजल्ट ही है हमारे पास। और फेच एसोक, आई थिंक एसोक यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हाँ, फेच एसोक जब यूज करेंगे तो फिर हम लूप के थ्रू इसको वन बाय वन, जैसे वाइल रो इज इक्वल टू रिजल्ट फेच एसोक, सो var डंप रो। सो इस तरीके से जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो वन बाय वन रिटर्न होंगे। तो फेच ऑल ऑटोमेटिकली तमाम रिकॉर्ड को फेच करता है। फेच एसोक जो है वो उसके साथ सिर्फ हमें की वैल्यू पेयर की सूरत में रिकॉर्ड को रिटर्न करता है। और आप देखेंगे हर एक के साथ टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली आ रहा है। जो हमने यहाँ पर जो भी वैल्यूज दी हैं, आप इनको जो भी दें, इसको मैं अगर टी कर देता हूँ, इसको अगर और इसको डी कर देता हूँ, सो इसको भी डी करना होगा, इसको भी टी करना होगा, इस तरीके से। अब मैं अगर रन करता हूँ तो यहाँ पर हमें ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है हमें बाइंड रिजल्ट अगर मैं यहाँ पर नहीं करता, ओके, तो ये जो है बाइंड रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ काम करता है हमारा किसके साथ, जब हम इसको एग्जीक्यूट के साथ, बाइंड पैराम के साथ यूज करते हैं।
सो बाइंड पैराम के साथ ये सिर्फ काम करता है एग्जीक्यूट, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है गेट रिजल्ट की। तो यहाँ पर आप नॉर्मली इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसलिए टी को और डी को चेक किया कि क्या ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ले रहा है या डाटाबेस के अंदर से टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ले रहा है। तो ये बेसिकली ले रहा है हमारे इस डाटाबेस के टाइटल और डिस्क्रिप्शन को, हमारे इस टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ये नहीं ले रहा। यहाँ पर ये बाइंड रिजल्ट का यूज़ कुछ भी नहीं है। सो अगर हम बाइंड रिजल्ट करते हैं इस तरीके से और उसके बाद हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं इसको और उसके बाद हम यहाँ पर फेच की स्टेटमेंट यूज करते हैं। सो फाइल stmt fetch var dump और यहाँ पर हम लिखेंगे टाइटल t, d इस तरीके से। सो ये है बाइंड पैराम का तरीका। तो इसके नीचे तो कोई स्टेटमेंट नहीं है। ओके, अब इसको रन करेंगे। सो अब हमारे पास ये टाइटल आ रहा है और ये पोस्ट आ रही है और ये टी और डी के साथ हमें मिल रही है टाइटल और इसके साथ हमें मिल रहा है डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का PHP का इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने प्रीपेयर स्टेटमेंट्स के बारे में देखा और इसके बाद बाइंड पैराम्स को देखा और बाइंड रिजल्ट को भी देखा, किस तरीके से हम रिजल्ट को बाइंड करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं और फिर वन बाय वन रिकॉर्ड को एग्जीक्यूट करके उसको रिजल्ट में आउटपुट में उसको शो कर सकते हैं। और SQL इंजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम प्रीपेड स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट अब वीडियो ट्यूटोरियल से स्टार्ट करें, पीडीओ के एक दो हम लेक्चर देखेंगे कि पीडीओ को किस तरीके से हम यूज करते हैं सेम यही CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उसके कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो इसी बात के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.